नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज का हमारा टॉपिक है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप या शैक्षिक महत्व, नेचर ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। यह बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से लिया गया है। आज हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शैशवावस्था को सामान्यतः किसी भी कार्य को सीखने का एक आदर्श व उत्तम समय माना जाता है। इसमें किसी भी कार्य को करने की सीमा व उसकी तीव्रता जो है अधिक होती है। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है, वह अनेक आवश्यक बातों को सीख लेता है। वैलेंटाइन ने कहा भी है कि शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल होता है। इन्फेंसी इज़ द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। कहने का आशय यह है कि शैशवावस्था में शिशु को हम लोग जिस प्रकार सिखाएंगे वह उसी प्रकार बहुत अधिक जल्दी सीख लेगा। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए बालक की शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप जो है निम्न प्रकार का होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा है शारीरिक विकास के लिए उचित वातावरण, प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर द फिज़िकल डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शैशवावस्था जो होती है उसमें शारीरिक विकास की बहुत अधिक तीव्रता होती है और शारीरिक दृष्टि से शैशवावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो सभी आयु में नींद का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, लेकिन विशेषकर शैशवावस्था में नींद का बहुत महत्व होता है। इस समय शिशु जो होता है बहुत अधिक सोता है। उसी प्रकार उसे जिस तरह से नींद की ज़रूरत है उसी तरह से उसे पौष्टिक आहार का भी की ज़रूरत होती है। इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए और ये कदापि इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि बालक को कुछ भी चीज़ खाने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि इस आयु में जो होती है बालक की पाचन क्रिया बहुत कोमल होती है और वह सभी पदार्थों को पचाने वाली नहीं होती है। अतः इस दृष्टि से इस अवस्था में जो बालकों का सर्वोत्तम आहार होता है वह दूध होता है। पोषण और नींद के अलावा इसके अलावा जो शारीरिक विकास में सहायक होता है बच्चे के लिए वह होता है खेलने की सुविधाएं। विद्यालय में खेलों की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। खेल संबंधी जो सुविधाएं होती हैं वो बालकों को उपलब्ध करवानी चाहिए। खेलों की व्यवस्था के साथ ही अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को खेलने के लिए प्रोत्साहित भी करें। इसके अलावा जो बालक के शारीरिक विकास पर जो प्रभाव पड़ता है वह प्रेम का भी पड़ता है। तो घर के सभी सदस्यों का उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। कभी कभी अत्यधिक प्रेम जो होता है बच्चों को बिगाड़ देता है, लेकिन वैसा प्रेम नहीं होना चाहिए। समय समय पर उन्हें समझाना भी चाहिए। इसके अलावा जो है बच्चे को शारीरिक रचना का ज्ञान करवाना चाहिए। शिक्षक को चाहे माता पिता को चाहिए कि वह बालकों को शारीरिक रचना से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो बताई जाए। अब उनके जो अंग है, बॉडी पार्ट्स हैं, उसको किस प्रकार से वे ठीक रख सकते हैं, इन चीज़ों की उन्हें जानकारी दी जाए। समय समय पर जो है बालकों के स्वास्थ्य की नियमित जांच हो, चाहे वो माता पिता भी करवा सकते हैं और या तो विद्यालय में भी ये सब की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो शारीरिक विकृति, जो बच्चे शारीरिक विकृति से ग्रसित होते हैं तो इस तरह की उनमें जो है हीनता की भावना नहीं पैदा होनी चाहिए। और क्योंकि ये जो शारीरिक विकृति होती है, अगर हीन की भावना उत्पन्न हो जाती है बच्चे के अंदर तो बालक के शरीर का जो भार होता है, उसकी जो ऊंचाई होती है, उसका जो ग्रोथ होना चाहिए वो सब प्रभावित होता है। इसीलिए इस समय जो होता है कि बालकों के विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और इन सब के लिए माता पिता को चाहिए कि वह जलवायु, भोजन आदि में परिवर्तनों से उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके और जिससे जो है उन्हें अन्य रोगों से
दूर रखा जा सके। अगला जो पॉइंट है वह है हमारा उचित व्यवहार, प्रॉपर बिहेवियर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उसके माता पिता और शिक्षक को उसकी असहाय स्थिति से लाभ नहीं उठाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चा कुछ चीज़ नहीं समझ रहा है, अगर कोई वह गलत काम कर रहा है तो उसे डांटना या पीटना नहीं चाहिए, न ही उसे भय या क्रोध दिखाना चाहिए। भय या क्रोध दिखा के हम उससे जो है उसे चुप नहीं कराना चाहिए। अगर वह गलती कर रहा है तो उससे हम लोगों को प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक उसे समझाना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इन सब का जो इम्पैक्ट होता है बच्चे पे अलग प्रकार का पड़ता है। इसके अगर विपरीत हम लोग देखेंगे कि भय या क्रोध अगर हम लोग दिखाएंगे बच्चे के प्रति तो उसका जो ग्रोथ होना चाहिए, उसका जो विकास होना चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। नंबर 3 है हमारा जिज्ञासा की संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय जो होता है बच्चे के मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। वह हर चीज़ों को जानने के लिए और हर सवाल का जवाब पाने के लिए वो क्या होता है, इच्छुक होता है, जिज्ञासु होता है। तो इन सब चीज़ों से अगर बच्चा हर समय अगर क्वेश्चन कर रहा है तो हमें उसे झुंझलाना नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को चाहिए कि बालक के द्वारा पूछे गए हर सवाल या जिज्ञासा का हल उसे प्रदान करें, जिससे उसकी जिज्ञासा की जो है संतुष्टि हो सके। हम जानते हैं कि शैशवावस्था में शिशु जो होता है अपने कल्पना लोक में जीता है, उसी जगत में विचरण करता है और उसी को वास्तविक संसार समझता है। अतः उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाए। अतः शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, मतलब शिक्षा में ऐसे विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे बालक वास्तविक जगत का प्राणी बन सके। मॉन्टेसरी पद्धति में भी परियों की कहानियों को इसलिए स्थान नहीं दिया जाता है क्योंकि वह बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। अगला पॉइंट हमारा है आत्मनिर्भरता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। शैशवावस्था में शिशु को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसे स्वयं सीखने के लिए, काम करने के लिए, विकास करने के लिए प्रेरणा मिलती है। अतः उसको स्वतंत्रता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। माता पिता को भी इसमें काम करना चाहिए ताकि बच्चा जो है कुछ भी काम करे तो वह काम करने का उसे मौका दे ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। उसी तरह से विद्यालय में भी शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को इस प्रकार के कामों को दे ताकि वह आगे चलकर उस काम को कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। अगला जो पॉइंट है हमारा वह है निहित गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इनेट ट्रेड्स। प्रत्येक बालक कुछ न कुछ गुणों को लेकर विकसित होता है या जन्म लेता है। अतः माता पिता को चाहिए कि वे इन निहित गुणों का पता लगाकर इसी के अनुरूप बालक का विकास करें और इस प्रकार बालक को सीखने व कार्य करने में जो है रुचि बनी रहती है। अगर किसी बच्चे को पेंटिंग में रुचि है, अगर किसी को गाने का शौक़ है, अगर किसी को डांस करने का शौक़ है, तो इन गुणों का पता जो है माता पिता और अध्यापक लगा के उनके अनुरूप जो है उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशिएबिलिटी। बालकों को सबसे ज़्यादा परिवार में रहकर ही सामाजिक गुणों का विकास करने के अवसर मिलते हैं, जिसमें बालकों को मिलजुल कर कार्य करना सिखाया जाता है। परिवार में ही सबसे पहले वे सामाजिक गुण सीखते हैं, मिलजुल कर काम करना सीखते हैं। अतः बालकों की शिक्षा में इस भावना या गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है और जब वे विद्यालय चले जाते हैं तो ये जो सामाजिक भावना है ये उनके अंदर रहना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में जो है शिशु दूसरे बालकों के साथ मिलते जुलते हैं, खेलना पसंद करते हैं, उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। उन्हें इन बातों का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसमें सामाजिक भावना विकसित हो सके।
अगला जो पॉइंट है हमारा वह है मानसिक क्रियाओं को अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंटल एक्टिविटीज़। शिशु में मानसिक क्रियाओं की तीव्रता बहुत अधिक होती है, अतः सोचने विचारने के अधिक से अधिक उसे अवसर दिए जाने चाहिए। जैसे जैसे वो आयु के साथ बड़ा होते जाता है उसमें समझ भी विकसित होने लगती है, और इस समय जो है शैशवावस्था में बालकों को शिक्षा जो है चित्र या कहानियों के द्वारा देनी चाहिए, क्योंकि बालक इस समय उन्हीं पुस्तकों को देखना पसंद करते हैं जिनमें जो है चित्रों की संख्या ज़्यादा होती है, और कहानियों में भी उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है। तो इन्हीं के माध्यम से अगर हम उन्हें शिक्षा देंगे तो वे अधिक जल्दी सीखेंगे। अतः बालकों को इन्हीं के माध्यम से शिक्षा एवं अन्य विषयों के प्रति रुचि जागृत करवानी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वह है अच्छी आदतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे को जैसा हम लोग आदत करवाते हैं वो आगे चलकर वैसी आदतों के साथ जीवन जीते हैं। इसलिए एक मनोवैज्ञानिक ड्राइडन का भी कथन है कि पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें जो हैं हमारा निर्माण करती हैं, हमें उसी प्रकार बनाती है। तो शिशु के माता पिता और शिक्षक को इस वाक्य को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। अतः उन्हें उसमें शिशु को सच बोलने, बड़ों का आदर करने, समय पर काम करने और इसी प्रकार की अन्य आदतों का निर्माण जो है इस अवस्था में करवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, इनिशिएटिव टू इंस्टिंक्ट। शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती है, अतः उनका दमन नहीं करके सभी संभव विधियों से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसका कारण यही है कि दमन करने से शिशु का जो विकास होता है वह अवरुद्ध होता है, चाहे वह शारीरिक विकास हो, चाहे भावनात्मक विकास हो, मानसिक विकास हो और अन्य प्रकार के विकास हो। नंबर 11 है क्रिया द्वारा शिक्षा, लर्निंग बाय एक्टिविटी। शैशवावस्था में शिशु की जो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए वह एक्टिविटी के थ्रू होनी चाहिए। बालक जो होते हैं वो कुछ प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो इसलिए उन्हें उसके अनुसार कार्य करके शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बच्चों को एक्टिविटी करके ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है 2020 उसमें भी जो छोटे बालकों की शिक्षा है उसमें भी एक्टिविटी को अधिक महत्व दिया गया है। बच्चे जो हैं जितने अधिक क्रिया करेंगे वो उतने अधिक चीज़ों को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वह है मातृभाषा की शिक्षा, एडुकेशन ऑफ मदर टंग। कोई भी बालक अपनी मातृभाषा को जल्दी व आसानी से सीखता है, अतः उन्हें घर पर माता पिता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मातृभाषा की शिक्षा देनी चाहिए। इससे बालक में तर्क करने, विचार करने, समस्या का समाधान ढूंढने की भावना जो होती है वह विकसित होती है। अगला पॉइंट हमारा है खेल द्वारा शिक्षा, लर्निंग बाय प्ले। शिशु को खेल द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। इसका कारण बताते हुए स्ट्रेंज ने लिखा है कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें जो होते हैं वे खेल द्वारा सीख जाते हैं। इसलिए विद्यालय में खेलों की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। खेल संबंधी सुविधाएं बालकों को उपलब्ध करवानी चाहिए और खेलों की व्यवस्था के साथ ही अध्यापक को चाहिए कि बालकों को खेलने के लिए प्रोत्साहित भी करें। अगला जो पॉइंट हमारा है वह है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। जिस वातावरण में बालकों को शिक्षा दी जानी है या दी जाती है उसमें अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण अवश्य होनी चाहिए। बिना अभिप्रेरणा के बालकों में, विशेषकर छोटे बालकों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होती है। कोई भी चीज़ अगर बच्चे को हम सिखा रहे हैं तो उसके लिए बच्चे को उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी जाके उसको उस काम के प्रति जो है लगाव होता है, उसके प्रति रुचि उत्पन्न होता है। बिना अभिप्रेरण के बच्चा कोई भी काम को करने
को तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट है शरीर के विभिन्न अंगों की शिक्षा, एडुकेशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। शैशवावस्था में माता पिता को, टीचर को चाहिए कि वे बच्चों को शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में बताएं। शैशवावस्था में बालक की वह अवस्था होती है जिसमें बालक हर चीज़ और हर वस्तु से अनभिज्ञ होता है और उसकी शिक्षा इसी अवस्था में किसी न किसी रूप में प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले बच्चों को उसके शारीरिक संरचना के बारे में बताना चाहिए, शारीरिक अंगों के बारे में बताना चाहिए एवं उसके कार्यों के बारे में बताना चाहिए। और रूसो ने भी शरीर के विभिन्न अंगों की शिक्षा के बारे में बतलाते हुए कहा है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। उन्हीं के द्वारा बालक 5 साल में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। Hand, legs and eyes are the primary teacher of the child. On the basis child is thinking, remembering and recognition of in these 5 years. शिक्षा आयोग ने शिशु शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की सिफारिश करते हुए लिखा है 3 और 10 के बीच के वर्ष बालक के शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। अतः हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अधिक से अधिक संभव विस्तार करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। The years between 3 and 10 are the greatest importance in the child physical, emotional and intellectual development with therefore recognize the need to develop pre-primary education as extensively as possible. Education Committee Report। अतः यह कहा जा सकता है कि शैशवावस्था बालक की वह अवस्था होती है जिसमें बालक की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि सभी रूपों में उसकी नींव पड़ती है और इस नींव को आधार बनाकर वह अपने जीवन की अगली अवस्था में कदम रखता है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।